Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss genetics, that is chapter 3 of ICSE board. Okay? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको मैं कैसे प्रोवाइड करूंगी इस वीडियो को. तो पहला जो वीडियो है दैट विल बी ऑन टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स. ठीक है. जो सेकंड वीडियो होगा वो मेंडल्स के लॉ के रिगार्डिंग होगा और उसकी एग्जांपल्स देखेंगे हम उसमें. जो थर्ड वीडियो होगा वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पे होगा, लाइक जो डिजीजेज होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, उन सब के रिगार्डिंग होगा. और साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी पेडिग्री चार्ट. ओके. तो सबसे पहले जो फर्स्ट वीडियो है ये वाला वीडियो, इसमें हम देखते हैं टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स. मतलब अगर आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हो तो जेनेटिक्स है क्या, इसमें ऐसे ऐसे टर्म्स हम यूज करेंगे, उसकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि इस टर्म का मतलब क्या होता है. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक्स की कि जेनेटिक्स है क्या. तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिससे हम डील करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स, मतलब हमारे बॉडी के कैरेक्टर्स जो हमारे पेरेंट्स से हमारे पास आते हैं. ठीक है. उन सारे कैरेक्टर्स और उनसे रिलेटेड जो लॉज है उनके बारे में जो स्टडी है वो हम जेनेटिक्स में करते हैं. ठीक है. मतलब कि हमारे बॉडी कैरेक्टर्स की ट्रांसमिशन, ठीक है, हमारे जो डिसिमिलरिटीज है हमारे इंडिविजुअल्स के साथ वो, और जो सिमिलरिटीज है वो, और साथ ही साथ इसके लिए कौन कौन से लॉज बने हैं, ये सब हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं लाइक कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर. तो किसी किसी के कर्ली हेयर्स होते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके कर्ली हेयर्स हैं. ठीक है. किसी के स्ट्रेट हेयर्स होते हैं. ठीक है. टंग रोलिंग, ये सब एक कैरेक्टरिस्टिक है जो एक्चुअली ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के बीच में, या फिर पेरेंट्स से वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. ठीक है. अब हम टर्म्स के बारे में बात करेंगे. द फर्स्ट टर्म इज हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या होता है? तो कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो जेनेटिकली बेस्ड हो, ठीक है, और हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आए, उस कैरेक्टर्स को, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को या फिर उस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं हेरिडिटी. ठीक है. जैसे हम कहते हैं कि हम ये हेरिडिटी कैरेक्टर है. जैसे किसी किसी को डायबिटीज हो जाता है, या फिर कोई मान लो टंग रोलिंग कोई पेरेंट कर रहा है, और कोई जो बेबी है ऑफस्प्रिंग है उसमें भी टंग रोलिंग हो रही है. ठीक है. तो हम कहते हैं ये जो हेरिडिटी आया है हमारे पेरेंट्स से. ठीक है. कोई कोई लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट कर देता है. जनरली लोग कॉमनली राइट हैंड से लिखते हैं, पर कोई बेबी होता है या फिर कोई चाइल्ड होता है जो लेफ्ट हैंड से लिखता है. तो जरूर उसके जो जेनेटिक्स है या फिर उसकी जो फादर या फिर मदर की जो फैमिली है उसमें कोई ना कोई ऐसा लेफ्ट हैंडेड होगा. ठीक है. क्योंकि ये जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है. और ऐसे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी. ठीक है. और इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर. ऐसे कैरेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेड कैरेक्टर, जो हमारे पेरेंट्स से आते हैं. जैसे कि हैंड का यूज मैंने आपको बताया, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड. ठीक है. आईब्रोज किसी किसी की बहुत थिक होती है, किसी किसी की बहुत थिन होती है. ठीक है. ये जनरली हमारे पेरेंट्स से हमारी बॉडी में जो कैरेक्टर आ रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं. आई कलर. ठीक है. फिर एक पॉइंट मैंने लिखा है लाइक बी गेट्स लाइक एंड येट द वेरिएशन. मीन्स ये बहुत डीप समझने वाली बात है कि जो जैसे कि मान लो एक डॉग है, डॉग का जो बेबी है वो डॉग की तरह ही होगा, बिल्कुल डॉग, मतलब डॉग ही होता है, उसका बेबी कैट नहीं होता है. लेकिन हम फिर भी उनके बेबीज में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बेस ऑफ देयर कलर. ठीक है. देयर बॉडी शेप. ठीक है. उनका डिफरेंट डॉग के ब्रीड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग. मतलब ये कि एक ह्यूमन का बेबी ह्यूमन ही होता है. मतलब लाइक बी गेट्स लाइक, मतलब एक जो ह्यूमन है वो ह्यूमन ही प्रोड्यूस करेगा, मतलब ह्यूमन बेबी ही प्रोड्यूस करेगा. स्टिल वेरिएशन होता है उनमें. स्टिल हम हर एक ह्यूमन बॉडी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसकी बॉडी थिन है तो इसकी बॉडी थिक है, इसका आई कलर ऐसा है. ठीक है. मतलब हम हर एक इंडिविजुअल को पहचान सकते हैं. अब अगर प्लांट में एक एग्जाम्पल लें तो फ्लावर का कलर हम देखते हैं. जो रोज का प्लांट है वो रोज का प्लांट है. ठीक है. रोज का प्लांट जो है उसको जब हम ग्राफ्टिंग करके नया रोज प्रोड्यूस करते हैं तो वो रोज का ही प्लांट होता है. मतलब उसके प्लांट में कोई वेरिएशन नहीं आता है, बट उसका जो फ्लावर है उसमें वेरिएशन आ सकता है. ठीक है. मे बी एक रेड रोज का प्लांट हो, मे बी सेकंड वन इज व्हाइट रोज का प्लांट हो, तो उसकी जो कलर में, जो रोज के कलर में वेरिएशन आ रहा है, दैट इज मीन्स कि जो लाइक बी गेट्स लाइक येट द वेरिएशन. मीन्स स्टिल आप वेरिएशन देख सकते हो. प्लांट एक जैसा हो सकता है लेकिन हो सकता है उसके फ्लावर में वेरिएशन हो जाए. ठीक है. अब हम जो थर्ड पॉइंट है उस पर आते हैं, वेरिएशन इन पॉपुलेशन. ओके. वेरिएशन तो आपने समझ ही लिया अभी कि वेरिएशन होता क्या है, लेकिन उसको डिफाइन करना होगा. तो आप डिफाइन कैसे करोगे? द स्मॉल डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स, मतलब किसी भी इंडिविजुअल के बीच में जो स्मॉल डिफरेंसेस होते हैं उसी को हम बोलते हैं वेरिएशन. लाइक दो ब्रदर हैं या फिर दो सिस्टर हैं, उनकी बॉडी में कुछ डिफरेंस आ रहा है. ठीक है. जैसे किसी का हेयर कर्ली है, किसी का स्ट्रेट है, तो हम इसी के बेस पे डिफरेंस कर सकते हैं. फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक की हाइट छोटी है, एक की हाइट बड़ी है. ठीक है. तो ये सब क्या है? ये वेरिएशन दे रहे हैं. हम सब ह्यूमन बीइंग है, स्टिल हमारे हर एक इंडिविजुअल के बीच में कोई ना कोई वेरिएशन है, कोई ना कोई डिफरेंस है. ओके. तो जब भी हम वेरिएशन बोलेंगे किसी भी वर्ड में या फिर किसी भी टॉपिक पे, तो आपको ये मतलब पता होना चाहिए, दैट इज स्मॉल डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल्स. ओके.
जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज कैरेक्टर एंड ट्रेट्स। इसको अच्छे समझना। कैरेक्टर मीन्स होता है कोई भी ऐसा फीचर हमारी बॉडी का जो हमारे पेरेंट्स से आया हो, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा फीचर जो ट्रांसफर हो सकता है हमारे से हमारे यंग वंस या फिर न्यू जनरेशन में, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कैरेक्टर। अब उस कैरेक्टर का दो अल्टरनेटिव फॉर्म होगा, ठीक है, उस अल्टरनेटिव फॉर्म को हम बोलते हैं ट्रेट्स, ठीक है। तो कैरेक्टर हो गया ऐसा फीचर जो हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, और उसका जो अल्टरनेटिव फॉर्म है उसको हम बोलेंगे ट्रेट। अगर आप एग्जांपल से समझो तो हम एक एग्जांपल लिया हमने स्किन कलर। अब स्किन कलर क्या है, हमारी पेरेंट्स से हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। मान लो स्किन का कलर हमारे दोनों पेरेंट गोरे हैं, ठीक है, दोनों की स्किन कलर जो है वो लाइट है, या फिर दोनों का स्किन कलर डार्क है, लेकिन जो इनका बेबी है उसमें दो ऑप्शन है, ठीक है, डार्क भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है। तो ये जो ऑप्शंस मिल गया स्किन कलर में दैट इज ट्रेट, लेकिन जो स्किन कलर है दैट इज कैरेक्टर। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो हम फ्लावर की बात कर लें, ठीक है, तो फ्लावर एक कैरेक्टर है, ठीक है ना, लेकिन फ्लावर का जो कलर है रेड और येलो, ये जो है एक ट्रेट है, ठीक है ना, मतलब उसका अल्टरनेटिव फॉर्म जो होता है वो ट्रेट होता है, वाइल जो ट्रांसफरेबल कैरेक्टर होता है या फिर हेरिटेबल फीचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर। जैसे कि आपने एग्जांपल में लिया है टॉलनेस, स्किन कलर, ठीक है, फ्लावर कलर, ओके। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और हाँ, इस वीडियो को आप 1 से 2 बार जरूर देखिएगा बिकॉज ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, ठीक है। आप जब तक 1 से 2 बार अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करोगे, आप आगे के जो मैं लॉज पढ़ाऊंगी वो आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा, ओके। इसके बाद बात करते हैं हम क्रोमोसोम की। व्हाट इज क्रोमोसोम एंड व्हाट इज हेरिडिटी। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि क्रोमोसोम मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर 2 में पढ़ा चुकी हूँ। क्रोमोसोम और जीन के बारे में मैंने बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा बिकॉज उससे रिलेटेड ही ये आगे का कॉन्सेप्ट पूरा क्रोमोसोम पे ही बेस्ड है। जो जेनेटिक्स है वो मेनली जीन और क्रोमोसोम पे ही बेस्ड होता है। तो सबसे यहाँ पे मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, मैं बस ये थोड़ा सा रिकॉल करा दे रही हूँ कि जो क्रोमोसोम होता है वो हमारा जेनेटिक मटीरियल होता है जो हमारी पेरेंट्स से हमारी बॉडी में आता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो क्रोमोसोम होता है उसी के ऊपर जीन्स होते हैं, और जीन्स जो होते हैं वहाँ हर एक जीन किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि मान लो एक क्रोमोसोम है, ठीक है, तो इस क्रोमोसोम पे ये जीन है जो हमारे आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, यहाँ पे जो जीन है जो हमारे हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, ठीक है। तो हर एक जीन का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होगा, ठीक है ना, हर एक जीन किसी एक कलर या फिर किसी एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम हमारी बॉडी में कैसे होता है और क्या ट्रांसफर होता है, कैसे ट्रांसफर होता है। देखो, सबसे पहली बात तो हमारी बॉडी में, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसलिए नोट कर रखिएगा, 46 क्रोमोसोम होते हैं। नंबर कितने होते हैं? 46। बट अगर पेयर्स में बात करें तो कितने हैं? 23 पेयर्स, ओके। मतलब अब टोटल 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, लेकिन अगर हम पेयर में बात करें तो वो 23 पेयर्स में हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये है कि क्रोमोसोम्स मेनली पेयर में ही होते हैं। इससे आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मेनली पेयर में रहते हैं। अब देखो, जो क्रोमोसोम्स का पेयर है ना उसको हम 2 डिफरेंट पॉइंट में समझेंगे। जो 1 से 22 पेयर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम, ठीक है, और जो लास्ट 23rd पेयर होता है उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम और हेट्रोसोम। अब हम ये कैसे बोलते हैं? क्योंकि जो 1 to 22 पेयर्स है ना वो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, हमारे डिफरेंट कैरेक्टर और इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जो लास्ट पेयर है दैट इज 23rd पेयर, वो हमारा सेक्स डिटरमाइन करेगा। मतलब वो ये बताएगा कि जो नया बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगा। अब ये कैसे देखना है? देखो, अगर लास्ट वाला क्रोमोसोम एक्स और वाई है, ठीक है, हमने नेम रखा हुआ है, एक का एक्स और दूसरे का वाई। अगर 2 डिफरेंट क्रोमोसोम है, ठीक है, तो और जो उसका नाम क्या है, एक्स वाई, तो वो मेल होगा, मतलब जो बेबी होगा वो मेल होगा। और अगर दोनों क्रोमोसोम सेम होगा, लास्ट वाला दैट इज एक्स एक्स, दैट विल बी फीमेल, ओके। मतलब कि आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई फीमेल है तो उसकी बॉडी में जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा दैट विल बी एक्स एक्स, ठीक है ना। और अगर कोई मेल है तो उसके बॉडी में जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा दैट विल बी एक्स एंड वाई, ओके। ये दिमाग में रखिएगा आप। अभी मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि सेक्स डिटरमाइन करते कैसे, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि जो नेक्स्ट बेबी आने वाला है, ठीक है, या फिर किसी का भी बेबी होने वाला है तो उसको वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसके लिए कुछ जेनेटिक कॉन्सेप्ट है दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे पहले हम देखते हैं, हम अभी यहाँ पे जो ये डायग्राम दिखा रहे हैं उसमें हम किस पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं? 23rd पेयर की। हमने अदर क्रोमोसोम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम 23rd पेयर की बात करें। अब देखो, फीमेल है, जो मदर है वो फीमेल होगी, ठीक है, और फीमेल में कैसा क्रोमोसोम होगा? एक्स एक्स। अब जो फादर है वो मेल होगा, तो मेल में कैसा क्रोमोसोम होगा? एक्स और वाई, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम्स बेबी को कैसे डिसाइड करेंगे कि बेबी कैसा होगा, बेबी फीमेल होगा या बेबी मेल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो फीमेल्स होती है उसमें एग बनता है या ओवम बनता है। रिप्रोडक्शन में आप अच्छे से समझोगे, अभी बस इतना याद रखो कि वो ओवम बनाता है फीमेल, और जो मेल होते हैं वो स्पर्म बनाते हैं। अब जो स्पर्म होता है उसमें 2 जीन आएंगे। देखो, यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होता है, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था मियोसिस और माइटोसिस वाला।
मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है। अब देखो जो मियोसिस डिवीजन होगा तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, तो जो 23rd पेयर है उसमें एक्स अलग हो गया, वाई अलग हो गया, ठीक है। इसमें दोनों एक्स ही है तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब जब ये मीटिंग होगी इनकी, ठीक है, जब ये मिलेंगे, जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, ठीक है, तो जो जाइगोट बनेगा उसमें क्या आएगा, तो देखो ये वाला एक्स अगर मेल के एक्स से मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है दोनों क्रोमोसोम कैसा हो गया, एक्स और एक्स, और एक्स क्या डिनोट कर रहा है, द चाइल्ड विल बी फीमेल। अब देखो यही वाला एक्स अगर इस वाले मेल के एक्स से ना मिलके मेल के वाई से मिले तो जो चाइल्ड होगा उसके पास कौन सा क्रोमोसोम आ गया, दैट इज एक्स और वाई। और एक्स वाई क्या डिनोट करेगा कि जो आने वाला चाइल्ड है दैट इज मेल चाइल्ड, ओके। अब देखो मदर के पास तो एक्स ही क्रोमोसोम है ना, वाई तो है नहीं, तो मदर का ये वाला एक्स ले लो या ये वाला एक्स ले लो, काम तो दोनों सेम करेगा। फादर डिसाइड करता है, फादर का क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि जो कमिंग चाइल्ड है या कमिंग जो डॉटर सेल है वो क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा, ओके। अब देखो अगर मदर के एक्स वाले से, मदर के पास तो एक्स ही है, ठीक है, मदर के एक्स वाले से फादर का एक्स क्रोमोसोम अगर मेट करता है तो गर्ल चाइल्ड होगी, ठीक है। लेकिन अगर फादर का वाई क्रोमोसोम मेट करता है तो बॉय चाइल्ड होगा, ओके ना। और ये 50-50% चांसेस होते हैं, मतलब मैंने यहाँ पे 4 ट्रेट आपको दिखाया है तो चारों में मैंने आपको एक चीज दिखाई है कि 2 फीमेल दिखाए हैं और 2 मेल दिखाए हैं। क्यों? क्योंकि ये फादर के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि जो अपकमिंग चाइल्ड होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, दैट विल डिपेंड ऑन फादर्स क्रोमोसोम। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन में किसका मेन रोल होता है, मतलब मदर का या फिर फादर का, ठीक है। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन में मेन रोल होता है दैट इज ऑफ फादर, मतलब फादर का क्रोमोसोम डिसाइड करेगा कि जो अपकमिंग चाइल्ड है वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि मदर की वजह से होता है कि मेल हो गया या फीमेल हो गया, ये गलत है। जेनेटिकली फादर डिसाइड करता है कि फादर का क्रोमोसोम एक्चुअली डिसाइड करता है कि अपकमिंग चाइल्ड मेल होगा या फीमेल होगा, ओके। और हाँ, ये सेक्स डिटर्मिनेशन का जो मैंने ये पूरा एरिया बना रखा है, ये डायग्राम बना रखा है, इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि आगे जब मैं जेनेटिक्स में मेंडल्स के लॉ पढ़ाऊंगी तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है कि ऐसे ही डिटरमाइन करते हैं, मतलब ऐसे ही हम देखते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। मतलब इस वाले एक्स से इस वाले एक्स को पहले क्रॉस कराया, फिर इस वाले एक्स से इसके वाई को क्रॉस कराया, फिर जो इसका दूसरा एक्स था उसके मैंने इस वाले एक्स से क्रॉस कराया, फिर फीमेल के दूसरे एक्स से मेल का दूसरा जो क्रोमोसोम है दैट इज वाई उससे क्रॉस कराया, ठीक है ना। ऐसे ही क्रॉसिंग कराते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की, जैसे कि ऑटोसोम। ऑटोसोम क्या होगा, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं या तो डिफरेंशिएट में पूछे जाते हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से देखिएगा और अच्छे से नोट्स बना के रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे ऑटोसोम। तो ऑटोसोम मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हमारी बॉडी में 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 1 से 22 पेयर, ठीक है, वो आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, और इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं। और देखो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है आइडेंटिकल, याद रखिएगा। अब आते हैं 2 कॉन्सेप्ट होता है फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होता है, जो कैरेक्टर हमें दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं, जो ऑब्जर्व कर सकते हैं हम उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप, और जो उसके जीन होता है उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। जैसे कि डेफिनेशन वाइज देखें तो द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज जेनेटिकली कंट्रोल, उसको हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। द सेट ऑफ जीन दैट इज प्रेजेंट इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज जीनोटाइप। अब जैसे कि हम बात करें, ये रोज है, ये हमें दिख रहा है ना, ये रेड कलर का रोज है, ठीक है, तो ये क्या है, इसका फिनोटाइप है, हमें दिख रहा है रेड रोज, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जब हम जीन पे जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, ठीक है। ये हम डिफाइन करेगा कौन, जीनोटाइप, कि इसका जीन कैसा है, दोनों कैपिटल है, दोनों स्मॉल है, या फिर एक स्मॉल एक कैपिटल है, ठीक है। ये सब कौन डिसाइड करेगा, जीनोटाइप। फिर हम आते हैं एलील। एलील क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में 1 मार्क्स में। देखो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, मतलब ये एक जीन है, उसके 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, हर एक जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, ठीक है। जो ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन, जो हर मतलब कि जो अल्टरनेटिव फॉर्म है उसमें सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, पहले बात। और दूसरी बात ये कि जो जीन होते हैं वो हमेशा होमोलॉगस क्रोमोसोम पे मिलेंगे। होमोलॉगस मतलब सेम क्रोमोसोम, सेम जैसे अपीयर होते हो, ठीक है ना। एंड अफेक्टिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन डिफरेंट वे में। जैसे कि हम एग्जांपल से समझेंगे इसको, जैसे कि मान लो हमने ये 2 क्रोमोसोम का होमोलॉगस पेयर बना रखा है, एक जीन को मैंने कैपिटल ए से डिनोट किया, इसमें भी कैपिटल ए से डिनोट किया, इसमें मैंने कैपिटल बी से किया, इसमें स्मॉल बी से किया, ठीक है। इसमें कैपिटल सी, इसमें भी कैपिटल सी, इसमें दोनों में स्मॉल डी। मतलब जो ये वाला डिफरेंस आपको दिख रहा है, ठीक है, मतलब ये एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो एक ही जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म आपको दिख रहे हैं, पहली बात तो ये, ठीक है ना। देखो एक कैपिटल एक कैपिटल ए, एक कैपिटल भी एक स्मॉल भी, तो हर एक जीन का 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, पहली बात तो ये।
और वो अल्टरनेटिव फॉर्म किसी भी होमोलॉगस क्रोमोसोम पे होते हैं और वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेकिन डिफरेंट वे। अब जैसे कि मान लो बी जो है वो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जरूरी नहीं है कि जो दूसरा वाला अल्टरनेटिव फॉर्म होगा वो भी टॉलनेस ही दिखाएगा, मे बी वो डॉफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि किसी भी जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं और जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं वो होमोलॉगस क्रोमोसोम पे होते हैं और वो सेम कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करते हैं लेकिन डिफरेंट वे में। मतलब मे बी टॉलनेस को ही दोनों ही मतलब उसकी टॉलनेस को ही इफेक्ट करते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। मे बी एक टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, एक डॉफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है ना। मे बी कलर को ही दोनों, मे बी अगर ये कलर की हम बात कर लें तो दोनों कलर को ही रिस्पॉन्सिबल करते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक दोनों ही रेड कलर देंगे। मे बी एक रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और दूसरा व्हाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ओके। तो एलिल्स क्या होते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। ओके। चलो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर अदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर अदर जो टर्म्स हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर आपको चैनल लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।